नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की उस शाखा को जिसको आप बोलते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में भी हम जाएंगे क्योंकि मैकेनिक्स की हम बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। हम फोर्स की बात कर चुके हैं, हम वेलोसिटी की बात कर चुके हैं, और आज हम जो बात करेंगे कि हम वो बात करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स के एक पार्ट की। यानी कि अगर मैकेनिक्स को हम डिफाइन करें या मैकेनिक्स को हम क्लासिफाई करें तो जानते हो आप मैकेनिक्स, या जिसको आप हिंदी में यांत्रिकी बोलते हो, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हो गया आपका सॉलिड मैकेनिक्स और दूसरा पार्ट हो गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स नाम से ही पता चल रहा है, जो फ्लूइड्स के साथ डील करती हो, जैसे लिक्विड्स और आपके गैसेस। तो लिक्विड और गैसेस के साथ अगर डील कर रहे हो तो बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स की। अगर आप सिर्फ सॉलिड की बात करेंगे, कि मैंने आपको मैटर के 3 मेजर पार्ट बताए थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो सॉलिड मींस सॉलिड मैकेनिक्स की चर्चा। और अगर फ्लूइड मतलब आप बात कर रहे हो आप लिक्विड्स एंड गैसेस की, तो बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज सॉलिड मैकेनिक्स के बाद अगर हम करें तो सॉलिड मैकेनिक्स वो साइंस है, वो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सॉलिड्स में फोर्सेस की स्टडी करते हैं। और अगर हम बात करें मोशन की भी, तो 2 तरह से इसको सॉलिड मैकेनिक्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो। पहला हो गया आपका स्टैटिक और दूसरा हो गया आपका डायनामिक्स। तो अगर आप फोर्स की बात कर रहे हो, आप वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हो, तो बात कर रहे हैं हम स्टैटिक की। और अगर डायनामिक्स की हम बात करें तो इसे 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा हो गया काइनेटिक। यानी कि फिजिक्स की वो ब्रांच अगर जिसमें हम सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब विदाउट फोर्सेस अगर आप बात कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे काइनेमेटिक्स। अगर आप दोनों की चर्चा कर रहे हो, फोर्स और वेलोसिटी, तो उसको बोलेंगे काइनेटिक। इसी तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स को भी 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं आप, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें काइनेमेटिक्स में फिर एक बार फिर हम उस तरह की स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं विदाउट फोर्सेस। और काइनेटिक की बात करें तो फिर फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों की बात करेंगे। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हो गया आपका मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स के बाद एक बार फिर मैं आज सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा सॉलिड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स को आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि सॉलिड मैकेनिक्स को आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कह सकते हो। तो आज हम सिर्फ उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी प्रेशर के बारे में। तो आज चर्चा करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेस के साथ एक वर्ड जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं आप प्रेशर। अब देखिए कैसी हम बात कर रहे हैं, कैसी विडंबना है कि दोनों की यूनिट है सेम, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को भी बोलेंगे पास्कल, इसको भी बोलेंगे पास्कल, लेकिन दोनों हैं अलग। अब अलग कैसे? अगर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो जनरली हम सॉलिड्स की बात करते हैं, और अगर प्रेशर की बात करते हैं तो फिर हम फ्लूइड्स की बात करते हैं। वेरी गुड। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हम बात करते हैं प्रेशर की टर्म की, और इसमें स्ट्रेस की। जनरली यही चीजें हम बात करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेस, तो स्ट्रेस और प्रेशर में दोनों में रिलेशन क्या है, या दोनों कैसे अलग हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो अब स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस से पहले अगर हम बात करें प्रेशर, तो प्रेशर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर सपोज कीजिए कोई आपका पात्र है, कोई बर्तन है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो वो जो इसकी दीवारें हैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। और जो पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर एरिया पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर। तो फोर्स बाय एरिया, सीधा फोर्स बाय जो आप एरिया पे यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर एरिया पे, दैट इज द प्रेशर। ये हो गया प्रेशर या दाब या दबाव। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर सपोज कीजिए आपकी कोई बार है, कोई रोड है, और इसको आप खींच रहे हो, खींचने के बाद क्या होगा, ये थोड़ी सी लेंथ बढ़ जाएगी,
और इसका क्रॉस सेक्शन या एरिया कम हो जाएगा। तो ये आपने एक फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि ये फोर्स कौन सा है, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो बहुत तरह के फोर्स बात करते हैं। ऐसे ही एक आपका फोर्स होता है तनाव फोर्स, टेंशन फोर्स, इसी तरह से या टेंसाइल फोर्स। दूसरा होता है कंप्रेसिव, जब आप किसी चीज को कंप्रेस करते हो ना, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे ये मेरा डस्टर है और मैं इसको खींचूं तो टेंसाइल फोर्स, अगर इसको मैं कंप्रेस करूं, प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स। तो अब टेंसाइल फोर्स में क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई। लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती है कि वापस अपने शेप या साइज को रिगेन कर लेती है, रिटेन कर लेती है। कैसे, देखिए, अगर आप किसी इलास्टिक बॉडी को ले, इलास्टिक एक वर्ड आया ना, इलास्टिक क्या होता है कि जब आप किसी चीज को खींचते हो तो खींचने के बाद क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जैसे लोड हटाया वापस आ गई इलास्टिक बॉडी। और अगर सपोज कीजिए कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिसको आप खींचेंगे लेकिन वापस नहीं आती, प्लास्टिक बॉडी, समझे। तो ये जो वर्ड है इलास्टिक प्लास्टिक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक चीज और सुनी होगी, अगर किसी बॉडी को आप खींच रहे हो तो वो प्लास्टिक जोन में चली तो गई, वायर्स बन गए, लेकिन कुछ बॉडी ऐसी होती हैं कि वो खींचते ही नहीं हैं, तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह की बॉडी को बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल्स। तो आपके 4 वर्ड आपको समझ में आए होंगे, इलास्टिक, प्लास्टिक या इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, दूसरी इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी, जैसे इलास्टिक मटेरियल खींचा वापस आ गया इलास्टिक मटेरियल, और अगर आप खींच रहे हो तो क्या हो गया, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, वापस नहीं आ रहा। ऐसे ही अगर किसी चीज को आप खींच रहे हो तो वायर्स में कन्वर्ट हो गया, लेंथ बढ़ गई, लेकिन कुछ चीजें टूट गई। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, और दूसरा डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, अब ये स्ट्रेस वर्ड कहां से आया, स्ट्रेस की हम बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए किसी बॉडी को आप खींच रहे हो, किसी छड़ को खींच रहे हो, किसी वायर को खींच रहे हो, किसी कुछ भी कर रहे हो आप, और आपकी लेंथ बढ़ गई, और लेंथ बढ़ के हो गई आपकी L से L प्लस डेल्टा L। इसी तरह से अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन की बात करता हूं, और ये हो गया एरिया था पहले A, यहां पर एरिया घट के हो गया एरिया A माइनस डेल्टा A। समझ में बात आई। अब देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस, अब जब आप किसी बॉडी को खींच रहे हो, तो खींचने के बाद क्या होगा, उसके कहीं सेंटर में, मान लीजिए इसका सेंटर ये है, तो वहां पे कोई चीज ऐसी है जो उसको खींचने से विरोध कर रही है। समझ रहे हो ना, कोई चीज जब आप खींचोगे, खींचने के बाद कोई उसके अंदर कोई इस तरह का फोर्स है जो इसको खींचने से रोक रहा है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स या विरोधी बल। इस विरोधी बल की बात करूंगा, ये विरोधी बल कहां होगा, इसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में होगा। अगर ये ऐसे खींच रहे हो तो यहां होगा, अगर ऐसे खींच रहे हो तो ऐसे होगा, और ये कहीं सेंटर पे होगा। तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोध बल, प्रतिरोध बल, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेजिस्टिंग फोर्स। रेजिस्टेंस कर रहा है ना, रेजिस्टिंग फोर्स। और रेजिस्टिंग फोर्स को आपने डिवाइड कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया से जहां पर वो लगा रहे हो आप, या जहां पे लग रहा है वो, तो यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया। तो प्रतिरोध बल बाय क्षेत्रफल, इसको कहते हैं स्ट्रेस। क्लियर हुआ ना आप लोगों को। उसके बाद अगर हम बात करें इस बल के कारण, जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसकी वजह से जो विकृति हो रही है, विकृति मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। स्ट्रेन जानते हो ना आप, स्ट्रेन क्या हुआ, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, इसमें खींचने के बाद इसका जो चेंज इन लेंथ हुआ, कुछ चेंज होगा ना लेंथ में, या इसके क्रॉस सेक्शन में कुछ अंतर हुआ ना, जब आप खींच रहे हो तो क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो डायमीटर है वो तो कम हो गया ना। तो इसकी बात मैं अगर करूं तो ये जो अंतर हुआ, और अगर मैं एक ही डायमेंशन की बात कर रहा हूं, एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, अगर आप सिर्फ लेंथ में बात कर रहे हो, तो जो लेंथ में चेंज हुआ, यानी कि कहने का मतलब ये है आपका चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कैसे हुआ, पहले कितना था बताइए, पहले था आपका ये लेंथ थी पहले L, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, ये तो ओरिजिनल लेंथ है, और इसमें चेंज कितना होगा, चेंज यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, जो बाद में हुई उसमें से आप माइनस कर दीजिए पहले वाली को, यानी कि बाद में वाली कितनी है, L प्लस डेल्टा L, और पहली कितनी थी L,
इसमें से माइनस कर दो, L से कट गया L, तो ये हो गया चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपका लेंथ में परिवर्तन हुआ यानी कि आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि जो इसी को बोलते हैं आप स्ट्रेन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, जैसे स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं आप सिग्मा से। तो प्रतिबल क्या हो गया, सिग्मा, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या हुआ, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ यानी कि चेंज इन लेंथ बाय उसकी जो असली जो लेंथ थी दैट इज L। समझ में बात आई? ये प्रतिबल और विकृति का है सीधा सा संबंध। अब इनका संबंध तो मैंने बताया नहीं। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हुक्स। हुक्स साहब ने एक प्रिंसिपल प्रतिपादित किया, और प्रतिपादित करते 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 उन्होंने क्या बताया कि भैया इन दोनों का भी एक रिलेशन है। रिलेशन क्या होता है जरा देखिए, रिलेशन होता है ये, जैसे उसने कहा कि सिग्मा यानी कि स्ट्रेस या प्रतिबल, हिंदी में प्रतिबल बोलते हैं ना इसको, और जो विकृति हुई यानी कि ये हो गई विकृति, यानी कि ये हो गई एक तरह से इसकी स्ट्रेन, या ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन अभी मैंने पूरा नहीं बताया सेंटेंस, पूरा सेंटेंस होता है अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी कि उसकी उस लिमिट तक जहां तक, अब अप टू भी नहीं है, ये भी जो है आप देख सकते हो अप टू भी नहीं है। अप टू तो होता है वो जहां तक आप सीधा कर सकते हो, तो इसमें अप टू जो बोला वो भी नहीं है। अप टू के साथ साथ एक वर्ड होता है विद इन, यानी कि सपोज कीजिए अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम किसी जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए, या जैसे आपका स्टील हो गया माइल्ड स्टील, ऐसे जाएगा सीधा, और सीधा जाने पे यानी कि ये इसको हुक्स को जो है हुक्स साहब यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन कहां तक होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि जहां तक वो वापस आ सकता है, या फिर अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, एक लिमिट होती है जहां पर जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है स्ट्रेन भी बढ़ रही है, ग्राफ से देख सकते हो आप, इसी को बोलेंगे आप प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन जैसे थोड़ा सा कर्व बदला, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये विद इन रहेगा, इसके अंदर अंदर, और यानी कि इसी को बोलते हैं आप इलास्टिक लिमिट। उसके बाद ये फिर आप नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में बात चर्चा करेंगे किसी दिन, और ये यहां पे जाके हो गया फेल। ऐसा होता है आपके डक्टाइल मटेरियल के साथ, या ऐसे मटेरियल जो खींचते हैं जो वापस इलास्टिक में आ सकते हैं, फिर यानी कि प्लास्टिक में जाएंगे तो फिर तार भी बना सकते हो, या तो ये जो है आपका इस तरह का, ये इसको बोलेंगे हम हुक्स का नियम। एक साइंटिस्ट जो थे हुक्स का नियम या हुक्स लॉ। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? अब ये हो गया किसके लिए, जो हम एक लाइन में बात करते हैं। ऐसे ही अगर सपोज कीजिए ये आप लेंथ की बात कर रहे हो, अगर मैं किसी प्लेन की बात करूं, अभी तो वन डायमेंशन की बात थी, एक डायरेक्शन की बात थी, अगर मैंने इसके साथ जोड़ दिया कि भैया अब हम बात करेंगे आपके प्लेन की, यानी कि जिसमें आप क्या दो डायमेंशन आ गई, दो विमाएं आ गई। कैसे, अब देखिए जरा, सपोज कीजिए अभी तक मैंने बात की सिर्फ एक लेंथ की, अगर मैं एक प्लेन ले लूं, यानी कि आपका प्लेन क्या होता है, प्लेन देखिए प्लेन देखिए प्लेन देखिए, जैसे आपका डस्टर का ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन, टोटल कितने प्लेन है इसमें, इसके 6 साइड है ना, तो कोई एक प्लेन ले लिया मैंने, तो प्लेन में अब आपके ये लेंथ हो गई, ये इसकी आप कुछ भी मान लीजिए, विड्थ मान लीजिए इसको, या इसकी जो है कुछ भी मान सकते हो आप, तो 2 साइड ये ले ली मैंने, सामने से दिखाई दे रहा है प्लेन। ठीक है, जैसे इस पेन को देखें तो सामने से क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल आयत दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे देखेंगे तो एक सर्कल, इसी को बोलते हैं प्लेन। अब देखिए इसमें अगर सपोज कीजिए आप लोड अप्लाई करें और इसको फिक्स कर दें यहां से, ठीक है, अब इसमें आप जब यहां से खींचना शुरू करेंगे तो क्या होगा, एक छोटा सा यानी कि डिफॉर्मेशन जब होगा तो ये ऐसे डिफॉर्म होगा, ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। सपोज कीजिए ये ABCD था, तो ये अब चेंज हो गया, ये चेंज होके पहुंच गया आपका, सपोज कीजिए ये हो गया C डैश, ये हो गया आपका
डी। चेंज हो गया ना। ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमने पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन बताया किसके लिए, एक डायमेंशन के लिए, जैसे सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या इसको बोलते हैं हम सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्साइलन, या ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन। और ये जो ई है इसी को बोलते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। समझे? यंग प्रत्यास्था गुणांक का मतलब क्या है? ये देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मतलब है जो हुक्स साहब ने बताया नियम कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्साइलन। सिग्मा की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एप्साइलन की मैंने बताया था ना, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ दोनों कट गए, इसका मतलब मीटर से मीटर कट गया तो कोई यूनिट लेस हो गई है। तो इसका भी क्या रहा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, या कई बार इसको गीगा पास्कल भी बोल देते हैं। अगर 10 टू द पावर क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो ये उसके बाद मैंने बताया कि अगर प्लेन पे ले रहे हैं तो फिर ये जो डिफॉर्मेशन हुआ और इसमें जो आप लोड अप्लाई कर रहे हो, यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका जो स्ट्रेस हुआ उस स्ट्रेस को उसमें हो गया शियर स्ट्रेस। समझे? अपरूपण हो गया, प्रकृति उसकी बदल गई और ये हो गया फाई। और इसका जो मॉडुलस का, यानी कि आपने क्या कह रहे हो भाई, अगर मैं बात करूं टाउ इज प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि जैसे मैंने यहां पे बताया था। सिमिलरली इसको भी कह सकते हैं, एक इसमें टाउ बराबर और जी, इसके लिए एक गुणांक हो गया जी और ये हो गया फाई, या आप कह सकते हो जी इज इक्वल टू टाउ बाई फाई। ये हो गया आपका शियर मॉडुलस। इसी तरह से अगर पूरी बॉडी लें, पूरे वॉल्यूम पे लें, तो पूरे वॉल्यूम पे क्या होगा, दैट इज पूरा वॉल्यूम मान लीजिए आप सिग्मा वॉल्यूम, यानी कि प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप सिग्मा वी प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन वी, या के बराबर सिग्मा वी बाय एप्सिलॉन वी। वी का मतलब क्या है, वॉल्यूम, पूरा आयतन पे लगा दिया इस बार। तो आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छा पढ़ाने का प्रयास किया। किसी दिन फिर चर्चा करेंगे विस्तार में इसकी कि कैसे डेरिवेशन होता है। अगर किसी बीटेक या आईटीआई या डिप्लोमा के बच्चे को चाहिए तो फिर हम आप चर्चा करेंगे। और आज आपको पता चला होगा कि प्रतिबल और विकृति क्या होती है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अगले वीडियो तक एक बार फिर आप मेरी प्रतीक्षा करिए, तब तक मैं एक वीडियो और तैयार करके आता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।